इजराइल के अंदर हाइफा में एक रेजिस्टेंस ऑपरेशन में जो कि कल देर रात को हुआ, 11 इजरायली सेटलर्स बुरी तरह से घायल हो गए, 2 क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और जो लड़ाका था जिसने अपनी कार रैम कर दी और उसके बाद उसने कुछ हथियार भी चलाए, उसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन उसमें हथियार भी चले हैं। इजराइल खबरें छुपा रहा है। 11 इजरायली सेटलर्स बुरी तरह से घायल हो गए हैं और वो जो नौजवान जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो शहीद हो गया और वो जेनिन का ही था। जेनिन कौन सी जगह? जहां वो वेस्ट बैंक में, नॉर्थ वेस्ट बैंक का वो हिस्सा जिसको इजराइल तबाह करने में लगा हुआ है, लगातार डिमोलिशन कर रहा है। गाजा में हारने के बाद इजराइल की कोशिश है कि किसी भी तरह वेस्ट बैंक में कम से कम कुछ तो दिखाएं। वेस्ट बैंक में हम कुछ पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करके, कुछ घरों को डिमोलिश करके, कुछ गांवों को उजाड़ के वहां पर हम इजरायली सेटलमेंट्स तो हम लगाएं। वेस्ट बैंक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि ग्रेटर इजराइल की जो बात इजराइल कर रहा था, अब उसमें बात हो रही है ग्रेटर जेरूशलम की। अब आप सोचिए, ग्रेटर जेरूशलम कहां है और ग्रेटर इजराइल कहां है? मतलब ये जो इजराइल का जो बेसिकली दिशाहीनता है, और मैंने आज के पहले वीडियो में जो 7 बजे करीब रिलीज किया था, मैंने आपको बताया था कि 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी जिससे इजराइल इतना ट्रॉमेटाइज है, देखिए 2023 में हुई, या 2025 है, और इजराइल अभी तक उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट कर रहा है। आईडीएफ ने रिपोर्ट अपनी दी, इजराइल ऑफिशियली अभी इजराइल को अपनी रिपोर्ट देना बाकी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने 7 बजे वाले वीडियो में भी कही कि जो इजराइल का पूरा जो डेटरेंस का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने हमास का जो अगर टनल से अटैक होता है इजराइल के अंदर तो उसको रोक दिया हमने। वहां इलेक्ट्रॉनिक वॉल हमने जमीन में डीप अंदर तक गाड़ दिए और जमीन के ऊपर उस पर आपने छोड़ दिया और हमास ने वही हमला कर दिया। अब आप बताओ। तो अब देखिए इजराइल इस चीज पे आ रहा है कि वी वर आउटविटेड बाय हमास। हमास का जो माइंड है वो सुपीरियर है। ये चीज मानना, आप सोचिए, जायनिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई उससे सुपीरियर है। वो तो अमेरिका को भी इंफीरियर मानते हैं, वो सबको मानते हैं इंफीरियर। जायनिज्म की फिलॉसफी है कि जो इजराइलाइट्स हैं दे आर द चोजन पीपल, इनको भगवान ने चुना है खास, और ये जो चाहे कर सकते हैं दुनिया में। और इनकी तो ओल्ड टेस्टामेंट में वैसी, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं कि किसी भी सब समाज में रहने लायक नहीं है। अब आप देखिए कि उस जायनिस्ट मेंटालिटी को, वो जो जायनिस्ट मेंटालिटी, उसके अखबार आज लिख रहे हैं कि हमास ने हमको आउटविट कर दिया। और ये तो एक बात है कि हमास ने ऊपर से हमला किया। दूसरी बात, जो यहिया सिनवार ने जिस तरह से मिसलीड किया, जिस तरह से जो इसराइल की पूरी जो एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी है और उसका दिल जीत के फिर उसको कैसे मैनिपुलेट किया, ये देखिए जो एक वॉरियर का काम होता है, जो सलाउद्दीन ने भी किया था। और सलाउद्दीन से एक बात याद आई कि आज ही एक सॉकर मैच, फुटबॉल मैच ट्यूनीशिया के एक क्लब और अफ्रीका के एक क्लब में हो रहा था, और उसमें मतलब सलाउद्दीन और यहिया सिनवार और इस तरह से अरब हिस्ट्रीज के और फिगर्स का पूरा इतना बड़ा बैनर वो लहराया गया। और अल हदादी उस टीम का नाम है, तुनीसिया की। आज वो जीती भी है एक अफ्रीका की टीम से 1-0। तो तुनीसिया यानी अफ्रीका में ही है, मुस्लिम कंट्री है। तो ये जो देखिए, ये जो एक मोमेंटम बन रहा है पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। आज देखिए सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, अब यूएई ने भी सीरिया में जो इजराइल कर रहा है उसका उसने विरोध किया। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि सीरिया में और कुछ बड़ी घटनाएं किस किस्म की हुई हैं, क्योंकि सीरिया को लेके बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सीरिया की जो सच्चाई है वो देखिए लोगों तक अभी नहीं आ पा रही है। और सीरिया में इसको लेके भी बड़ा एक अजीब सा माहौल है, क्योंकि वहां पर एक तरफ इजराइल है, एक तरफ एचटीएस है। एचटीएस कभी इजराइल का विरोध करती है, कभी उसके साथ देने की बात करती है। तो ये देखिए एक कंफ्यूजन एक लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं तो अभी देखिए क्या है कि जो आज की जो देखिए जब हम खबरें शुरू करते हैं, और अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन में आपका स्वागत है। हमारा जो चैनल रिस्टोर हो गया है, अभी हम इस चैनल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 और अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 जो दोनों चैनल हैं उनमें भी हम कंटेंट बहुत जल्दी डालना शुरू कर देंगे और अलग अलग कंटेंट डालेंगे। अभी देखिए जो एक एक्चुअली सोशल मीडिया पे एक ट्रंप और एलॉन मस्क के या कुछ प्रो इजरायली जो है
उन्होंने ट्रंप और एलन मस्क को इस्तेमाल करके एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि गाजा जो है वो ट्रंप टेक ओवर कर लेगा, सोने की गाजा बना देगा, वहां से सारे फिलिस्तीनियों को हटा देगा। ये उनका अपना था, ये कोई ट्रंप और मस्क की तरफ से नहीं आया। उसके जवाब में सोशल मीडिया में और बहुत सारी इस तरह के वीडियोज आए। उसके जवाब में जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, क्योंकि पहले वाले वीडियो में भी एआई यूज हुई थी। तो एआई यूज करके उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो एक खूबसूरत गाजा है वो हमास बनाएगा, वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस बनाएगा, पैलेस्टीनियन जो जनता है वो बनाएगी, गाजा के लोग बनाएंगे। और उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन लोगों ने पूरा जो एक रिवियरा का प्लान जो ट्रंप ने दिया उसको बिल्कुल सर के बल खड़ा कर दिया। और उसमें यह दिखा दिया है कि ट्रंप, नेतन्याहू और मस्क अपना सर पकड़े हैं और वहां पर जो एक गाजा बनता चला जा रहा है और उसको खुद फिलिस्तीनी बना रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो पूरी एक लड़ाई है ये दिमाग की लड़ाई है, ये प्रोपेगेंडा की लड़ाई है। कौन किस पे भारी पड़ रहा है? सोशल मीडिया पे जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड्स आए हैं, खासतौर पे जब से फेसबुक ने थोड़ी अपनी सेंसरिंग बंद किया, हालांकि मेरे करीब 20,000 फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स फेसबुक पे रहे हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग रही है हमारी, लेकिन मतलब हमारी रीच काफ़ी बड़ी रही है। 1,000 लाइक्स हमारा एक नॉर्मल था एक समय में, लेकिन अभी क्या रीच बहुत कम कर दी गई। अब पता नहीं क्या स्थिति वहां पर बनेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जो पूरी सिचुएशन है उसमें पैलेस्टाइन अब ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद आप देखिए, मतलब इजराइल से ज्यादा। उसके बाद देखिए अमेरिका के अंदर भी एक ओपिनियन पोल लिया गया जिसमें कम से कम 60% से ऊपर अमेरिकन ने यह कहा कि वो इजराइल के साथ नहीं है। 60% से ऊपर अमेरिकन ने कहा कि वो इजराइल के साथ नहीं है, वो गाजा में चाहते हैं कि फिलिस्तीनी रूल बने, वो पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ है। 60% से ऊपर। तो ये जो अच्छा ट्रंप का क्या है, वो इस तरीके के जो वो हैं, ऐसी जो ये जो इस तरीके से जो पूरे एक पोल्स वगैरह होते हैं, इसको लेके बहुत सेंसिटिव रहता है ट्रंप। मतलब उसका ये रहता है कि क्या क्या पोल्स कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। उसके बाद देखिए जो 7 अक्टूबर के अटैक के बारे में और जो कुछ चीजें पिछले वीडियो से छूट गई थी, उसमें वही बात आ रही है कि जो हमास के पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग मेजर्स हैं, ये इजराइल ने एडमिट किया है। और क्यों सोफिस्टिकेटेड है? क्योंकि वो हमास टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमास खुद ऑब्जर्वेशन करता है, यानी टेक्नोलॉजी को वहां यूज करता है जहां यूज करना चाहिए। हैकिंग में करता है, इंफॉर्मेशन निकालने में करता है इजरायलीज के बारे में, उनको ब्लैकमेल जब वो मतलब करने में करता है। लेकिन वो इस चीज में नहीं करता है कि वो सब कुछ टेक्नोलॉजी पे छोड़ के सो जाए। उसने जो 7 अक्टूबर में जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन और इजरायली पेट्रोल्स कब आती हैं कब जाती हैं, उनकी लंबी स्टडी करके और पूरा अपना, और मतलब पूरा जो भी मूवमेंट है वो साफ दिखता है वहां से। तो इजरायलीज भी को भी दिखता था, ऐसे उनको भी दिख रहा था सब कुछ कि हमास क्या कर रहा है, लेकिन वो सो रहे थे और हमास ने इस पे एक्ट किया। देखिए मैं बार बार 7 अक्टूबर के इवैल्यूएशन पे इसीलिए आता हूं क्योंकि इसने पूरे इजरायली समाज को, पूरे वेस्टर्न समाज को हिला के रख दिया है। भारत में अभी उसकी उतनी चेतना लोगों में नहीं है कि उसकी महत्व को समझ सके, ये एक समस्या है। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जो इसको सुन रहे हैं वो आप सोचिए, अपने को आप सोचिए कि आप अगुवा हैं इस समाज के, भारत के। जिस भी आप परिस्थिति में हो, जिस भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति में हो, वो एक अलग सवाल है, लेकिन आप आने वाले भारत के अगुवा हैं क्योंकि आपने सबसे पहले उस चीज को पकड़ा है जो आने वाले विश्व का जो सबसे बड़ा साइन है, जो आने वाली दुनिया को जो चीज बनाएगी, और वो रेजिस्टेंस फोर्सेस बनाएंगी, और वो अपनी तरीके से टेक्नोलॉजी और ह्यूमन माइंड और ह्यूमैनिटी को कैसे मर्ज करके एक नई दुनिया बनाएंगी। उस रास्ते आप मतलब एक तरह से आप चल रहे हैं, और उस रास्ते पे अमेरिका पीछे चला जाएगा, इजराइल पीछे चला जाएगा, रशिया, चाइना, ईरान ऊपर आएंगे, फिलिस्तीन जैसे राष्ट्र ऊपर आएंगे। उसमें हम लोग देखिए कई बार बात कर चुके, फिर से एम्फसाइज करना जरूरी। अभी एक और सोशल मीडिया पे वीडियो प्रो पैलेस्टाइन फोर्सेस ने बनाया जिसमें उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर तुम जो बातें कर रहे हो, मतलब ट्रंप से मतलब क्या, ट्रंप नेतन्याहू से, कि जो तुम बातें कर रहे हो उससे जो अगर यहां पर अमेरिकन ट्रूप्स आई तो पूरा जो समुद्र है वो लाल हो जाएगा अमेरिकन खून से। ये देखिए पूरा एक वार्निंग।
उसके बाद जॉर्डन में एक डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बड़े ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, और वहाँ पर जॉर्डन में ये बात कही गई कि किसी भी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट प्लान है, जो पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करने का प्लान है, वो कभी सफल नहीं होगा। उसके बाद देखिए सीरिया में आज इजराइल ने आज सुबह फिर वहाँ बम्बार्डमेंट किया। अल सौरा जो कंट्री साइड है वहाँ पर उसने फिर बम्बार्डमेंट किया, और उसके इस बम्बार्डमेंट पे कुछ एचटीएस की फोर्सेस आगे आई तो उन पे भी उसने गोली चलाई। इस तरह की सिचुएशन बन गई। लेकिन एक इजरायली चैनल 12 का मेरे ख्याल से कॉरेस्पॉन्डेंट आज गया सीरिया, वहां पर एचटीएस की सरकार ने उसका स्वागत किया और कहा कि इजराइल से हमें कोई समस्या नहीं। जबकि अभी जो इजराइल ने एग्रेशन दिखाया है सीरिया में, उसको लेके एचटीएस के कुछ लोगों का ऐसा बयान था कि इजराइल को ये नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अच्छा, वहां की जनता सड़क पे, वो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ और घटनाएं वहां पर हुई हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि एचटीएस अभी भी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में लोगों को फंसाना चाह रहा है। तो कुछ घटनाएं, 4 लोग, जैसे एक शेदा सुपरमार्केट है, मरकिया एक एरिया है, वहां पर 4 लोगों को ऐसे सरेआम, मतलब उनकी हत्या हुई है, और उसमें इन्हीं लोगों का तहरीर अल शाम यानी एचटीएस जैसी फोर्सेस का हाथ बताया जा रहा है। उसी तरह से 2-3 जगह और इस तरह से सीरिया में हुआ है। तो सीरिया में देखिए लगातार एक तरफ रेजिस्टेंस और सीरिया की जनता इजराइल के खिलाफ गोलबंदी कर रही है, दूसरी तरफ एचटीएस की जो फोर्सेस हैं वो लोगों को शिया सुन्नी में डिवाइड करने की अभी भी वो ऐसी घटनाएं कर रही हैं, कत्लेआम जैसी चीजें अभी भी हो रही हैं। उसके बाद देखिए रशा में जो एक अपर हाउस की स्पीकर है, वो अर्दोगन आज टर्की के टूर पे थी, और वो वहाँ, उनका नाम वैलेंटीना मैटवियंको है। वो वहाँ से अर्दोगन से मिली, और अर्दोगन से जो उनकी बातचीत हुई, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो कर्डिश एरियाज हैं, जो कि सीरिया में भी, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आप जानते हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, कर्ड्स की अपनी वहाँ पर मिलिशिया है, एक ऑटोनोमस सरकार है। इराक में भी एक ऑटोनोमस एरिया कर्ड्स का है। अब कर्ड्स के जो सबसे, क्योंकि कर्ड्स देखिए लेफ्टिस्ट एक मूवमेंट से जुड़े रहे, अलग बात है कि वो अमेरिका के साथ मिल गए हैं इस समय। तो जो उनके एक लीडर जो टर्किश जेल में है, अब्दुल्ला ओकलान, जो उनके सबसे वरिष्ठ नेता और कम्युनिस्ट नेता हैं, और एक हिस्सा जो पेशमर्गा का है वो इराक में है, वो अलग है। तो ओकलान ने जो अभी टर्की की जेल में, उन्होंने जेल से अपील की कि अपने जो हथियार हैं उसको, अब उन्होंने बेसिकली जो टर्की के अंदर जो कर्डिश ग्रुप्स हैं उनको अपील की कि इस समय जो पूरी परिस्थिति है उसमें अपने हथियार अभी आप लोग डाल दीजिए, और एक शांति को एक चांस दीजिए। और इसको ये देखा जा रहा है, इस पूरे मूव को, कि इजराइल जो है, जो ये कहीं ना कहीं ये चाहता था कि आज मेरे इस फोन में जिसपे मैं पढ़ता हूँ, इसमें कुछ अजीब अजीब पॉपअप्स आ रहे हैं। मैं पता नहीं, इस तरह से साजिशें होती रहती है, पहले भी हमारे फोन में ऐसा हुआ है। तो बहरहाल, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो कर्ड्स की जो एक अपील आई है, जो ओकलान की उनके लीडर की अपील आई है, उसका महत्व इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि जो इजराइल चाहता था कि कर्ड्स हमेशा लड़ते रहें और वहां पर एक ऐसी फोर्स बने रहें, सीरिया में, टर्की में, इराक में, ईरान में भी हैं वो, कि उनको वो पूरा डिस्टेबलाइज करते रहे रीजन को। उसमें जो ओकलान की अपील आई है, वो ऐसा लग रहा है कि जो टर्की और रशिया कई कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी है, और टर्की रशिया की अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो इसका मतलब क्योंकि ईरान से रशिया का अब पूरा ऑफिशियल पैक्ट है, इसलिए टर्की भी ब्रॉडली इस तरीके से, हालांकि टर्की पे कुछ भी अभी भरोसा करना ठीक नहीं है, फिर भी टर्की एक ब्रॉडली ये स्थिति बन रही है कि वो इजराइल, जो प्रो इजरायली फोर्सेस है, उनके साथ, उनसे अपने को थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है, बस इतना हुआ है। अभी ट्रेड वगैरह जारी है इजराइल से, लेकिन अपने को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है। कर्ड्स का जो ये, अब इसका कुछ देखिए होगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन एक इतने बड़े कर्डिश लीडर का ये अपील करना कि वो खासतौर पे टर्की में जो कर्ड्स हैं वो अपने हथियार डाल दे। अब जो सीरिया में हैं, जो वहाँ पर जो इराक में हैं, जो ईरान में हैं, ईरान में तो खैर वहाँ काफ़ी वो वहाँ की सरकार के साथ हैं, तो वो एक पूरी सिचुएशन सीरिया और इराक में जो हैं उनके ऑटोनोमस अपनी सरकारें, उन पे क्या पड़ेगा ये अभी देखना है। उसके बाद देखिए एक लेबनान में अभी जो घटनाएं हुई हैं कि इजरायली वॉर प्लेन्स ने ऐनेता में
और देर कानून अल नहर सदर्न लेबनान में, यहां पर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की। ये खाली इलाके पे वही एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ये इनका पर्पस वही है कि सीरिया, लेबनान और इजराइल के बीच एक एरिया बफर जोन बना दो, नो मैन्स लैंड बना दो, या उसका कुछ इतना उसको नष्ट कर दो कि सीरिया और कि लेबनान से उधर कभी ग्राउंड अटैक, मतलब लेबनान से ग्राउंड अटैक हिजबुल्ला ना कर सके। क्योंकि उनको डर वही है कि 7 अक्टूबर वाला हमला अगर हिजबुल्ला उस दिन हिजबुल्ला भी ने भी कर दिया होता तो तेल अवीव चला गया। ये बात ऑफिशियली आ गई है। अगर हिजबुल्ला और हमास मिल के उन्होंने हमला किया होता तो तेल अवीव चला जाता। अब वो अलग बात है, देखिए उसमें अभी हम बहस में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमास एक अलग से तैयारी कर रहा था और हिजबुल्ला के साथ मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गई थी डेट को लेके, इसको लेके। तो हिजबुल्ला का उस तरीके से शायद ऐसी स्थिति आ सकती थी, या इस तरह के विचार जरूर आए थे। या सिनवार और उस समय तो हसन नसरल्ला भी थे, और मतलब तो उन लोगों के दिमाग में इस तरह की बात आई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। कुछ कई बार इतिहास में ऐसा होता है, नहीं हो पाया। लेकिन जो हुआ उसके बाद जो हिजबुल्ला ने जिस तरह से हमास को सपोर्ट किया, और अभी देखिए पूरा वहां पर एक सीज फायर है और इजराइल को वहां से बाहर धकेलने की जद्दोजहद जारी है। तो वो पूरी एक सिचुएशन है। दूसरी बात देखिए, जो लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाफ सलाम, वो आज जनता के बीच गए। तो वहां पर उन लोगों ने लेबनान की जनता ने सीधे उनसे सवाल जवाब किए, और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के आप क्यों तलवे चाटते हैं, अमेरिका और इजराइल के चक्कर में आप क्यों रहते। इस तरह से पूरी वहां पर बातचीत हुई, जो कि काफी मतलब नए तरह की चीज है लेबनान के लिए। इस तरीके से अभी वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और उनको जो एक जनता की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स आया। ये पिछले दिनों जो ईरान की फ्लाइट लैंड नहीं होने दी बेरूत में, बहुत सारी और घटनाएं हुई, उनको लेके भी ये सब है। उसके बाद देखिए हिजबुल्ला और अमल मूवमेंट ने पूरी एक फिर से ये कॉल दी है कि इजराइल की फोर्सेस को जनता वहां से बाहर करे, और इजराइल की देखिए अब हिम्मत सीधे लेबनान के लोगों पे गोली चलाने की नहीं हो रही है। अभी देखिए साउथ लेबनान में मैंने गोली चलाने की बात की, एतरून में करीब 95 जो मार्टियर्स शहीद हुए हैं, और एक पूरे जो मतलब जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी उनकी बॉडीज अब जाके रिकवर हुई हैं, उनको पूरा ये करके, तो उनका फ्यूनरल भी आज हुआ। उसके बाद देखिए जो एक पूरा लेबनान में लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक बन गया है। जैसे ब्लॉक एक होते ना प्रेशर ब्लॉक्स, तो लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक बन गया है, जिसमें ज्यादातर एमपीज हैं। और लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस मतलब लॉयल्टी टू हिजबुल्ला। और उसमें उसके जो एमपी एक इहाब हमादे हैं, उन्होंने फिर से कहा है कि जो लेबनान की सरकार है वो अपनी भूमिका में उतरे, और किसी भी तरह किसी भी हालत में वो इजराइल को बाहर करे। और उन्होंने ये बताया कि जो एक मेहरान अली नसीर अल-दीन, जो एक इजरायली बम्बार्डमेंट में भी कुछ दिन पहले लेबनान के शहीद हुए, उनके फ्यूनरल में ये बात कही गई। उसके बाद देखिए ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अब्दुल्ला ओकलान ने, देखिए मैंने कहा था ना ईरान में भी कर्ड्स हैं, तो अब्दुल्ला ओकलान ने जो टर्की से अपील की है कर्ड्स को, उसको ईरान ने वेलकम किया है। और मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा एक नया अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि कर्ड्स अमेरिका और इजराइल के साथ रहे हैं। अब अमेरिका देखिए अपने एक्सपेंसेस कम करना चाह रहा है। ट्रंप अंदर से इजराइल के साथ नहीं है, बाहर से कुछ भी कह ले। अब वो जो कर्ड्स हैं उनको भी जिस तरह का पहले प्रोटेक्शन था, अब उस तरह से नहीं मिल सकता है। तो कर्ड्स भी ये सोच रहे हैं कि हम कैसे समझौता, हालांकि उनमें कई गुट हैं, इराकी गुट अलग है, सीरिया का गुट अलग है, टर्की के अंदर का गुट अलग है, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला ओकलान एक बड़े नेता हैं, तो उनकी बात का एक वजन है, और ऐसा लगता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद देखिए जो ग्रेटर जेरूसलम का प्लान है, जिसके बारे में हमने बताया, तो कोई बिल इजरायली पार्लियामेंट में एक लिक्विड जो नेतन्याहू की पार्टी है उसके एक एमपी ने इंट्रोड्यूस किया, और उसमें यह था कि कुछ जो सेटलमेंट्स हैं जो जहां फिलिस्तीनी हैं, जैसे माले अदुमिम, बेतार इलित, गिवात जेव, इफरात, माले मिखमास, इस तरह के सेटलमेंट्स को कम फिलिस्तीनी है वहां, उनको खाली कराया जाए और वो ग्रेटर जेरूसलम का पार्ट बन जाए। ये जो ग्रेटर वर्ड है ये इतना मिसयूज्ड वर्ड है कि ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर जेरूसलम, फिर तुम कह दोगे ग्रेटर वेस्ट बैंक, फिर तुम कह दोगे ग्रेटर मतलब कुछ भी कह दोगे, मतलब ग्रेटर हाइफा,
ग्रेटर तेल अवीव। देखिए ये सब शब्द हैं, इन शब्दों का 7 अक्टूबर की घटना ने ही इन शब्दों को दफन कर दिया। इन शब्दों का कोई मतलब नहीं। अब सवाल यह है कि ग्राउंड पे तुम करके क्या दिखाते हो। वेस्ट बैंक में देखिए आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। वेस्ट बैंक में आज एक इजरायली एनालिस्ट का आर्टिकल आया इजरायली वेबसाइट में, हिब्रू वेबसाइट में, और उसने इस बात को कहा, उसने कहा कि देखिए जो इजराइल की स्ट्रैटेजी थी गाजा में तो फेल हो गई। वेस्ट बैंक में जो थी कि पहले पैलेस्टीन अथॉरिटी को आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने बढ़ाया, दिसंबर भर अथॉरिटी अपना वहां घेरा डाले रही, लेकिन अथॉरिटी के लोग हमास से लड़ नहीं रहे थे। अथॉरिटी के लोग कहीं ना कहीं अंदर से मिले हुए थे, और ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो उसके बाद इजराइल सीधे घुस गया। अब पिछले करीब 30 दिनों से 35 दिनों से जेनिन में घुसा है, तुलकरेम में घुसा है, एक छोटे लेवल पे कत्लेआम भी वहां मचा रहा है, लोगों के घरों को डिमोलिश कर रहा है, लेकिन इन सारी चीजों से कुछ हो नहीं रहा है। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस मजबूत रहा। आज ही देखिए बेत फरूक में फिर से घटना हुई, आज ही अज्जुन कलकलिया में फिर से घटना, मतलब इस तरह के पॉइंट्स ऐसे बन गए हैं वेस्ट बैंक में जहां पर रेजिस्टेंस बार बार स्ट्राइक कर रहा है। ये वही जैसे गाजा की स्थिति है कि गाजा में बार बार खान यूनिस में, जबलिया में, राफा में ऐसे पॉइंट्स बन गए थे जहां बार बार लौट के हमास वहीं स्ट्राइक करता था। इजरायली वहां जा आते थे, कुछ समय के लिए हमास पीछे हटता था, फिर जब इजरायली थोड़ा सा रिलैक्स होते थे तो हमास फिर हमला करता था। वही सिचुएशन वेस्ट बैंक में बन रही। कई जगह ऐसे पॉइंट बन गए, ट्यूबस में तमूम, तुलकरेम में नूर शम्स शिविर, जेनिन में ये नूर शम्स शिविर, जेनिन में जहां पर इजराइल बड़ी जीत का दावा अभी कुछ दिन पहले तक कर रही थी, अब नहीं कर रही है। जेनिन में भी जो जेनिन कैंप से उसने लोगों को डिस्प्लेस किया, उसमें से काफी लोग वापस आना शुरू हो गए, और अभी 4 दिन पहले जो वापस आए थे इजरायली आर्मी ने उनको फिर वापस भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गए। अब उन लोगों ने अपने घरों पे वापस कब्जा करना शुरू कर दिया, जो घर डिमोलिश हो गए हैं वहां पर टेंट लगाने शुरू कर दिए। और वेस्ट बैंक में क्योंकि सिचुएशन फर्क है गाजा से, तो वेस्ट बैंक को जॉर्डन से मदद भी मिल रही है, और जॉर्डन में जो फिलिस्तीनी हैं वो एक सीधे सीधे मदद भी पहुंचा रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और आज भी पूछा हमारे दर्शकों ने, वो ये है कि जो सीज फायर का अब क्या होगा। क्योंकि देखिए पहला फेज तो खत्म हो गया है, 28 तारीख है आज, 28 फरवरी 2025, 2 मार्च तक वैसे ही वो रहना था, कुछ उसको एक्सटेंड मान लीजिए किया हो, अगर कोई करेगा 3-4 दिन और। लेकिन मैं आपको बता दूं सेकेंड फेज की बातचीत शुरू हो गई, और सेकेंड फेज की बातचीत इस बार कायरो में हो रही। कायरो में कतार का डेलीगेशन, हमास का डेलीगेशन और इजराइल का डेलीगेशन तीनों पहुंच गए। अब बताइए नेतन्याहू को अगर सेकंड फेज में नहीं जाना था, उसने डेलीगेशन क्यों भेजा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई लोग कहेंगे कि ट्रंप को प्लीज करने के लिए उसने भेजा, तो ट्रंप को प्लीज करने के लिए उसने डेलीगेशन भेजा, और अब वो डेलीगेशन को उसने क्या ऑथराइज किया, क्योंकि वो अब तो बात ही भाई देखिए 33 लिविंग या डेड जो प्रिजनर्स हैं जो हमास को रिलीज करने थे वो कर दिए उसने फर्स्ट फेज में। इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा कर दिया। ये सारी चीजें हो गई हैं। अब सवाल यहां पर है कि जो गाजा में जिस तरह की एड आनी चाहिए थी वो हमास कह रहा है नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड फेज में जो हमास के पास और प्रिजनर्स अभी, अच्छा अब यहीं पर पेच है, क्योंकि हमास के पास कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं, जैसे हमास ने देखिए पहले नहीं पता था किसी को कि वो महिला स्पेस साइंटिस्ट जो 30 जनवरी को छूटी वो हमास के पास है, या जो अलेक्जेंडर तुब्रुनोव जो वो भी अमेजोन का है, अमेजोन का वर्कर, वो हमास के पास है। कुछ लोगों को पता था लेकिन व्यापक जनता को नहीं पता था। अभी हमास के पास लोग कह रहे हैं, मतलब ये ऐसा कहना है कि कुछ बड़े जनरल्स, कुछ बड़े इस तरह के ऑफिसर्स भी इजरायली फोर्स के हैं, और ये एक बड़ा बार्गेनिंग चिप हमास के हाथ में। इजराइल बिल्कुल चुप है उस पर, हमास भी चुप है। हमास अपने पत्ते नहीं खोलता आखिरी समय तक। हमास ने देखिए वो जो महिला स्पेस साइंटिस्ट थी उसके सवाल पे नेतन्याहू को झुकाया सही समय अपने पत्ते खोल के। उसी तरीके से अलेक्जेंडर तुब्रुनोव के भी सवाल पे वही जो बाद में जो महिला आईडीएफ सोल्जर्स हैं उनको जो उनको रिलीज किया गया, तो उसमें भी हमास ने अपने पत्ते आखिरी में खोले। अब एक और नई चीज हो रही है। एक देखिए, एक इजरायली फीमेल आईडीएफ सोल्जर्स अर्गमानी, मेरे ख्याल से नोरा अर्गमानी, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी पिछले साल नवंबर में, जो नवंबर 2023 में जो प्रेसिडेंट एक्सचेंज हुआ था उसमें जो छूटी थी, और उसने कहा था कि हमको हमास ने अच्छी तरह ट्रीट किया और इस तरह से। आज वो यूएनओ में बोली,
उसने यूएन को एड्रेस किया और यूएन को एड्रेस करते हुए उसने कहा कि जो उसके साथ एक और उसका साथी था उसको इजरायली बम्बार्डमेंट ने मारा। और ये कब की बात है? ये नवंबर, मतलब आप सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को वो घटना हुई। उसके बाद ये जो नोरा अर्गमानी है ये देखिए 23 नवंबर 30 नवंबर के बीच छूट गई। तो यानी 7-8 अक्टूबर और 23 नवंबर 2023 के बीच ये घटना हुई है कि जो इजरायली प्रिजनर है होस्टेज, उसको इजराइल की ही एयरफोर्स ने मारा। ये बात खुद नोरा अर्गमानी ने इसको बकायदा यूएन जनरल असेंबली में कहा। अब आप देखिए ये जो पूरा डेवलपमेंट है ये बिना अमेरिका की मर्जी से तो हो नहीं रहा होगा। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है। ट्रंप का ये तरीका है प्रेशर डालने का नेतन्याहू पे कि तुम अगर तुमने सेकेंड फेज में तुमने नहीं माना, गाजा के सीज फायर को तुमने आगे नहीं बढ़ाया, तुम वापस लड़ाई पे गए, युद्ध पे गए, तो देखो हमारे पास क्या क्या कार्ड्स हैं। हम भाई, जब आप इजराइल के सिटीजन को यूएन में बैठा सकते हैं नेतन्याहू के खिलाफ बोलने के लिए, तो आप और लोगों को भी ये इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक ये भी बात आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं ट्रंप हमास की तरफ भी देख रहा है कि हमास के साथ कुछ उसका डायलॉग शुरू हो, कुछ ऐसा साइन हमको मिले, और इस तरह की चीजें भी एक लगातार बातचीत उस पर चल रही है। यूक्रेन और रशिया के फ्रंट पे देखिए, यूक्रेन एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। उसकी करेंसी फ्री फॉल में है। कहीं कहा यूक्रेन नहीं रहा है। अभी जेलेंस्की जो रशिया के साथ मिनरल्स जो डील है, जो कि अमेरिका के साथ, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ रहें और मिलिटरीली नहीं, वैसे अगर रशिया के साथ जो तुम्हारा समझौता होगा उसकी हम मध्यस्थता करें और तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाए, तो उसके लिए तुम्हें अपने मिनरल्स जो है रेयर अर्थ मिनरल्स वो हमारे पास गिरवी रखने होंगे, या और कुछ तुम्हारी जमीन भी। और यूक्रेन की जमीन बहुत उपजाऊ है। तो अब जेलेंस्की ने मना किया था। अब जेलेंस्की वही डील करने अमेरिका जाने वाला है। और वहीं पर जो पूरी सिचुएशन है कर्क्स रीजन की, मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं, रशिया दिन पर दिन बढ़ रहा है कर्क्स रीजन से। देखिए पूरा इस तरह की दो तरफा लड़ाई यूक्रेन में हो रही है। कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है उसकी तरफ रशिया बढ़ रहा है, और कर्क्स जो रशिया के हिस्से जो कि रशिया का हिस्सा है जिसमें यूक्रेन थोड़ा सा घुस गया था, वहां से वो यूक्रेन को पीछे ढकेल रहा है। तो ये देखिए पूरी एक सिचुएशन, एक कंप्लीट पिक्चर, एक समग्र पिक्चर जो वेस्ट एशिया और ग्लोबल एक दुनिया की है। 28 फरवरी 2025 को मैंने आपको बताई। कल मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊंगा। जो भी पोस्ट हमारे हैं तीनों चैनल के, अमरीश मिश्रा स्पीक्स, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2, उन पोस्ट को लगातार चेक करते रहिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।